जी, कल हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था क्लास। तो आज हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर के बारे में पढ़ा था। और प्रोटीन और फैट दोनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के रूप में स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, और फैट जो है फैटी एसिड्स के रूप में एडिपोज टिश्यू में रहता है इसको। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा बताना मैं आपको भूल गया था, उसमें माइंड से स्लिप हो जाता है कई बार। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर एटीपी और सीपी की फॉर्म में, एटीपी और सीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में जो है स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये रहता है आपका एटीपी और सीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट, इनके रूप में आपके बॉडी के अंदर स्टोर रहता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, आज हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो का कंप्लीट हो गया था, माइक्रो जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बताते हुए मैंने आपको बताया था पहले कि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हम डाइट में लेते हैं क्योंकि ये हमें रोगों से बचाते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल फंक्शन जो होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है क्या आपका मिनरल्स, और दूसरा होता है आपका विटामिन्स। दूसरा क्या होता है आपका विटामिन्स। तो दो चीजें होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, पहला मिनरल्स और दूसरा विटामिन्स। तो जो मिनरल्स है, मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो समझ लीजिए। एक्चुअल में जो मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे कोई हार्मोन का रिलीज होना, कोई एंजाइम का काम करना, वो सब केमिकल रिएक्शन में आता है। खाने का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल रिएक्शन में आता है। केमिकल रिएक्शन समझ आ गई। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करते हैं, मिनरल्स। कौन प्ले करते हैं, मिनरल्स। और मिनरल्स की अगर हम बात बताएं आपको, तो मिनरल्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। दो हिस्सों में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। एक हो जाएगा आपका मैक्रोमिनरल्स, और दूसरा हो जाएगा बेटा आपका माइक्रोमिनरल्स। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मैक्रोमिनरल्स और माइक्रोमिनरल्स। इसमें भी मिनरल्स में भी दो हिस्से हो गए। मैक्रोमिनरल्स कौन से मिनरल्स, जिसकी हमें या हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, उनको तो कहते हैं मैक्रोमिनरल्स। और जिनकी कम अमाउंट में जरूरत होती है, अब समझ लीजिए, एक डेटा है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो मैक्रोमिनरल्स हैं उनका हमें 0.1 ग्राम, आई रिपीट 0.1 ग्राम पर डे लेना होता है, 0.1 ग्राम पर डे। लेकिन माइक्रोमिनरल्स की कितनी जरूरत होती है, 0.01 ग्राम पर डे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोमिनरल्स जो है उसका हमें 0.1 ग्राम पर डे लेना पड़ता है, लेकिन माइक्रोमिनरल्स का हमें 0.01 ग्राम पर डे लेना पड़ता है। फर्क है, ये है 0.1, ये है 0.01। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो मैक्रोमिनरल्स हैं, मैक्रोमिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, जैसे कि
कैल्शियम हो गया जी, वेरी गुड। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम नहीं है, हाँ पोटेशियम तो होता तो है, पोटेशियम हो गया, और एक हो गया आपका क्या, फॉस्फोरस। ठीक है बेटे, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये पांचों आपके मैक्रो मिनरल में आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये सारे के सारे किस में आएंगे आपके, मैक्रो मिनरल्स। यानी कि इन मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम और फास्फोरस को ले लीजिए, कैल्शियम और फास्फोरस को ले लीजिए, किस लिए जरूरी है? कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में। जब एक्चुअल में आपकी बॉडी की सर्जरी होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, आप सोचते हो कि ब्लड हल्का सा कट लगने से बाहर आ जाता है, तो लेकिन जब हमारी सर्जरी होती है, किसी की भी सर्जरी होती है, ब्लड बाहर ही नहीं निकलता। ऐसे तो सारा ब्लड बाहर हो जाना चाहिए, सोचा आपने कभी ये? क्यों नहीं होता? एक्चुअल में कैल्शियम दिया जाता है और कैल्शियम की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। एक और चीज होती है विटामिन के, विटामिन के की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं सर्जरी से पहले, जिससे ब्लड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वो बहता नहीं है, क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है ब्लड का, उसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग चीज में अपने मतलब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस का जो हड्डियां होती हैं उनके हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये आपकी मसल्स के लिए, नर्वस एक्टिविटीज के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ आया? दो हड्डियों के लिए तो दो मसल्स के लिए, दो हड्डियों के लिए तो तीन आपका मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए। इतना समझ आया? कैल्शियम और फास्फोरस तो हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका सोडियम नर्व्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्रो मिनरल्स आपके हो गए। क्लियर? कोई डाउट है जी? तो इसके बाद आ जाता है बेटा माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में आपको देखने को मिलेगा जैसे आयोडीन हो गया, है ना, जिंक हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कुछ बचा है? आयरन, जिंक, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर। क्रोमियम भी बचा है, क्रोमियम। अब समझिए ये सारे माइक्रो मिनरल्स हैं, ये सारे माइक्रो मिनरल्स हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि छांटिए इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स है। 3 माइक्रो मिनरल दे देंगे और 1 मैक्रो मिनरल दे देंगे। आपको पहचान होनी चाहिए ओड वन आउट करके, तो आपको पता चल जाएगा। या इसका एक याद करने का एक तरीका होता है एमसीक्यू के लिए, आप ये चीजें याद कर लीजिए। मैक्रो मिनरल्स एक चीज को याद कर लीजिए, माइक्रो को खुद से खुद एलिमिनेट कर दोगे, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो तरीके होते हैं हर चीज के, पैसे ही हमें याद करना है। तो जैसे आपका आयोडीन है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है और कॉपर, ये सारे माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? माइक्रो मिनरल्स में। अब माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहले जैसे आयोडीन है, आयोडीन का क्या काम होता है? आयोडीन एक्चुअल में अगर आप आयोडीन अपने डाइट में नहीं लेते हैं तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेलन थ्रोट। स्वेलन थ्रोट यानी गला जब बड़ा हो जाता है फूल के, उसको घेंगा
का बोलते हैं। आयोडीन की कमी से हमें घी का रोग हो जाता है। तो आयोडीन स्वादानुसार हमें, यानी कि नमक में आयोडीन पूरा पूरा आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए स्वादानुसार उसे लिया जाता है, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, फिर वो ब्लड प्रेशर की दिक्कतें भी आपके साथ कर देता है, बीपी हाई, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका जैसे आयरन हो गया, आयरन का क्या मामला है, आयरन की कमी से आपकी बॉडी में एनीमिया हो सकती है, यानी कि खून की कमी, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयरन। ऐसे ही करके आपका जिंक है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, इनकी भी आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग है। कोई स्किन की हेल्थ को बना करके रखता है, तो कोई हमारे जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें हेल्पफुल रहता है। ऐसे करके आपके मैक्रो और माइक्रो जो मिनरल्स है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। ये मत लेके जाइए कि सर इसमें इस टॉपिक में ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें दे रहा हूँ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस चीज में। ऐसे आपके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। इसमें कोई डाउट है किसी का? ओके, आगे बढ़ते हैं विटामिन्स। अब जो विटामिन्स होती है बच्चे आपकी, विटामिन्स को भी आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आपका आ जाएगा फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। और जो दूसरा आएगा बेटा आपका, वो आएगा वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इतना ठीक है। तो फैट सोल्यूबल में चार आती हैं, 1 2 3 4, A D E K, ये सारी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। अब जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, इसको तोड़ करके लिखेंगे, मैं बताऊंगा आगे चल के। इसमें आप लिख देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी इसमें आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा आगे। अभी पहले इनके बारे में देख लेते हैं विटामिन्स। एक्चुअल में जो विटामिन्स हैं आपकी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, आपको डिजीज फ्री रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ विटामिन्स दो कैटेगरी में विटामिन्स को बांटा गया है, पहला है फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के लिए एक निमोनिक हमारे पास होता है, मेरे पास स्पेशली दो हैं। पहला तो होता है हमारा सीधा सीधा अडैक, आप अडैक से भी याद रख सकते हैं। और इसके अलावा एक इसका निमोनिक होता है कीड़ा, ये बहुत प्रचलित है, कीड़ा। अगर आपको फैट सोल्यूबल विटामिन याद रखने हैं तो आप एक निमोनिक याद कर लीजिए, कीड़ा, KEDA। इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू में भी बनता है। आप पूछोगे बार बार सर एमसीक्यू का जिक्र कर रहे हैं, भाई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको तो बच्चा कर जाता है, उसको दिक्कत आती है केस स्टडी में, असर्शन रीजन में और एमसीक्यू में। अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 लेकर के आना है तो ये बेसिक सीखने बहुत जरूरी है, एलिमिनेट करना सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक में आपको मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, और लाइव भी हूं मैं श्योरिटी के साथ ये कहता हूं, दुनिया भर की फिजिकल एजुकेशन की आपको वीडियो मिल जाएंगी, 11th 12th की भी मिल जाएंगी, लेकिन जो डीपली चीजें हैं वो आपको इसी क्लास में मिलेंगी, सच बता रहा हूं। तो यहाँ ये जो कीड़ा है, कीड़ा फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ ये विटामिन दी हुई है, इनमें से चूज कीजिए कौन सी फैट सोल्यूबल है। सपोज कर B1 या B दे देगा, C दे देगा, D दे देगा, H दे देगा, और पूछेगा कि हाँ बताइए इनमें से कौन सी फैट सोल्यूबल है। अगर आपको ये निमोनिक याद है तो आप एलिमिनेट कर पाओगे आसानी से, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कीड़ा याद रखना है आपको, ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और ये है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या है? पानी में घुलनशील। तो पहले वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल जो है उनको देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए मैंने आपको बताया था
आपके विजन के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा विटामिन है विटामिन ए। आपको हीमोफीलिया नहीं कहेंगे उसको, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैंथिया, ऐसी कुछ बीमारी है जो आंखों से रिलेटेड है, वो विटामिन ए अगर आप अपनी डाइट में नहीं लेते तो आपको वो हो सकती है, तो आपको वो हो सकती है। और विटामिन ए का रिच सोर्स है कैरेट, गाजर, तो बाकी फ्रूट्स और सब्जियों में भी मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी मिलती है, लेकिन रिच सोर्स की बात करोगे तो गाजर है, कैरेट। हाँ बेटा, हाँ पपाया में भी आपको मिलेगा, पपीते में भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो इसके सोर्स की बात करोगे तो ये सारे गाजर हो गया, पपीता हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ये कई चीजें हैं ऐसी जिसमें आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी आप सब जानते हैं कि आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और इसका एक सोर्स सीधा सनलाइट है। क्या है? सनलाइट है। विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी आपको हो सकती है। ओस्टियोमलेशिया एक अलग बीमारी है, ओस्टियोपोरोसिस एक अलग बीमारी है, तो ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है दोनों, वो आपको देखने को मिल सकती है। विटामिन ई की कमी उतने ज्यादा लोगों में होती नहीं है, लेकिन इसकी कमी होने से आपकी प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके शिथिल हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं, या एक तरह से कहिए कि बांझपन मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है विटामिन ई की कमी की वजह से। ये आलमंड्स वगैरह में, पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध, अंडा, मांस भरपूर मिलता है। विटामिन के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी सर्जरी करने से पहले डॉक्टर विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं जिससे ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड आपका क्लॉट हो जाए, वो उसमें बहकर वो बाहर ना निकले आपकी बॉडी से। तो सर्जरी से पहले आपको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपका ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो फंक्शन है उसके लिए हेल्पफुल कौन है? विटामिन के। कौन है? विटामिन के। और वही मिल्क, एग, मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कॉमन है, ये ज्यादातर विटामिन आपको इन चीजों में मिलेंगी, मिल्क, मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आप कॉमन में भी लिख सकते हैं। बच्चों को याद करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, देखो याद कर लीजिए, मीट, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन भी है, ये कॉमन भी है, इनको याद कर लीजिएगा, मीट, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये हो गए आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो कर दो पहले इसको, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका वाटर सोल्यूबल, है ना? यस सर, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मैंने आपको कहा था, इसमें दो कैटेगरी में आ जाती है आपकी, नंबर 1 और नंबर 2। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2,
B3, B5, B7, B9, B12, ठीक है। और यहाँ यहाँ आ जाती है आपकी विटामिन सी। क्या आ जाती है? विटामिन सी। ये जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 है, विटामिन B1, इसको आप थायमिन के नाम से जानते हो, ठीक है बेटा। B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हो, राइबोफ्लाविन, ठीक है जी। B3 नियासिन के नाम से जानते हो, B5 पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, विटामिन सी को जानते हो आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। तो ये सारी चीजें आप इन नामों से जानते हो। सर इसको सरल तरीके से सॉल्व कर, हाँ सॉल्व कैसे होता है? ये शॉर्ट ही समझाया है मैंने, है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस इसका, मैं बता रहा हूँ। आप ये चाहते हैं इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक इसका तो नहीं बन पाएगा, बता रहा हूँ, लेकिन आसान चीजें बता रहा हूँ, वेट करिए थोड़ा। एक्चुअली में क्या है, वाटर सोल्युबल विटामिन को हम दो हिस्सों, मतलब दो तरह की विटामिन होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो सबसे पहले आ जाता है आपका विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इनको तो याद कर ही सकते हो पहले दो को। 3 को बोलते हैं नियासिन, 3 नियासिन। 5 को बोलते हैं पेंटा, केमिस्ट्री में अगर साइंस में आपने पढ़ा है 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं। अगर याद है तो वो डेफिनेटली आप याद कर सकते हैं उस चीज को वहां से रिलेट करके। विटामिन B5 है तो B5 को पेंटा बोलते हैं, वो ये देखो पेंटाथोनिक एसिड है ना। 7 बायोटीन है, B9 फोलिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इन एक एक के बारे में बात करोगे तो जैसे विटामिन B1 है, अलग अलग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग ये कहूँगा मैं खासियत है और अलग अलग स्पेशलिटी है। इसमें होता क्या है, कुछ विटामिन ऐसी हैं, चला गया सेव कर दिया था मैंने।